अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। 11 दिसंबर की DGISPR की प्रेस रिलीज में एक जुमला गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है, जिसमें यह कहा गया है कि सियासी अनासर के साथ मिलकर मखसूस सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम को हवा देने जैसे मामलात में मुजरिम यानी फैज़ हमीद की शमूलियत को अलहदा तौर पर देखा जा रहा है। इसी जुमले के बाद मुल्क भर में ये बहस शुरू हुई कि आया ये 9 मई के वाक़यात की जानिब एक वाज़ेह इशारा है। सवाल यह है कि आया ये महज मुहतात कानूनी ज़बान है या वाकई किसी आने वाली गवाही का इब्तिदाई इशारा। पाकिस्तान की तारीख बताती है कि इस नौइयत के बयानात को गैर अहम करार नहीं दिया जा सकता। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक और सेनेटर फैसल वाउडा के बयानात ने इस बहस को मज़ीद तक़वियत दी कि फैज़ हमीद वादा मुआफ़ गवाह बन सकते हैं। खुद इमरान खान अगस्त 2024 में ये मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं कि फैज़ हमीद का मामला उन्हें फ़ौजी अदालत तक ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तहम बुनियादी सवाल यह है कि क्या एक साबिक़ DGISI को वादा मुआफ़ गवाह बनाना कानूनी तौर पर इतना सादा अमल होगा? पाकिस्तान की अदालती और सियासी तारीख में ताकतवर इदारा जाती शख्सियात शाज़ो नादर ही ऐसा करती हैं जब तक इसके पीछे कोई वसी तर इदारा जाती या सियासी हिकमत अमली मौजूद ना हो। ऐसे में क्या अब शवाहिद का रुख बानी PTI की तरफ है और उनके खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलना खारिज अज़ इम्कान नहीं? क्या 9 मई पर फैज़ हमीद इमरान खान के लिए मसूद महमूद साबित होंगे? फैज़ हमीद को किसी साबिक़ वज़ीर आज़म के लिए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के मसूद महमूद से तशबीह देना एक संजीदा तारीख़ी सवाल है। मसूद महमूद की गवाही बेशक एक ऐसे अदालती अमल का हिस्सा थी जिसे बादअज़ां मुतनाज़ करार दिया गया, मगर यह भी हकीकत है कि वो गवाही रियासती अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनी और भुट्टो को सज़ा हुई। अगर फैज़ हमीद वाकई किसी मुकदमे में गवाही देते हैं तो असल सवाल ये होगा कि आया ये गवाही मुकम्मल कानूनी शफाफियत के तहत सामने आती है या किसी वसी तर सियासी और इदारा जाती तनाजुर में? पाकिस्तानी तारीख में दोनों तर्ज की ही मिसालें मौजूद हैं, इसीलिए किसी हतमी नतीजे से कबल अदालती अमल की नौइयत फैसला कुन होगी। इसी सब में यह सवाल भी बहुत अहम रहेगा कि 9 मई के वाक़यात को किस कानूनी फ्रेम में देखा जाता है। अगर ये वाक़यात एक मुनज़्ज़म साजिश के तौर पर साबित होते हैं तो जिम्मेदारी के तयन का दायरा कार वसी होगा और इससे इमरान खान मुश्किल में फंस जाएंगे, और अगर ये सियासी इश्तियाल और हुजूम के रवैये का मजमुआ साबित होते हैं तो मामला शायद मुख्तलिफ हो। मामला कुछ भी हो, मगर यह तय है कि अगर फैज़ हमीद इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह बनते हैं तो इसके सियासत पर गहरे असरात मुरत्तब होंगे। ये सूरत हाल इमरान खान के लिए कानूनी और सियासी चैलेंज बन सकती है, क्योंकि इससे पहले जिन बड़े सियासतदानों को सजाएं मिली उनका ताल्लुक मुखालिफिन को नुकसान पहुंचाने, करप्शन या तौहीन अदालत जैसे मामलात से था। मगर 9 मई में इमरान खान के खिलाफ फैज़ हमीद के वादा मुआफ़ गवाह बनने का मतलब होगा कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म ने अपनी सियासत के लिए आला तरीन रियासती इदारे की सलामती को दाव पर लगाने की कोशिश की। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी मामले, इसी जाविये पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और रजा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। फैज़ हमीद 9 मई पर वादा मुआफ़ गवाह बन सकते हैं, अहम शख्सियात के दावे। क्या फैज़ हमीद बानी PTI के लिए मसूद महमूद साबित हो सकते हैं? जैगम साहब, आप क्या देख रहे हैं? वो साबित हो सकते हैं, साबित होंगे, या आपको कुछ और दिखाई देता है? मुझे पता नहीं ये लोग क्यों इतने बड़े सुपरमैन को मसूद महमूद बनाने पर तुले हैं। देखिए, ये बात अहम नहीं है कि वो वादा माफ़ गवाह बनते हैं या नहीं बनते। इस वक्त अहम बात यह है कि क्या अगला ट्रायल 9 मई से मुताल्लिक होगा, जिसमें इमरान खान और फैज़ हमीद शरीक मुल्ज़िम होंगे। वादा माफ़ गवाह की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे अदालती निज़ाम में वादा माफ़ की गवाही को मुश्तबह समझा जाता है। भुट्टो के केस जिसकी आपने इशारा किया, जिसका आपने बताया, उस पर जहाँ और बहुत से एतराज़ात किए जाते हैं, वहाँ पे एक एतराज़ ये भी किया जाता है कि उसमें वादा माफ़ की गवाही पर बहुत ज़्यादा एतमाद किया गया, इन्हसार किया गया। और उसके अलावा ये भी ज़रूरी होगा कि तफ्तीश और चालान के मामले में जब बात आगे जाए तो अदालत और प्रोसिक्यूशन माफ़ी उनको टेंडर करे और वो भी समझें कि ऐसी चेकमेट की सिचुएशन है कि वो उसको कबूल करें। जो अहम बात है, देखिए, वो ये है कि 9 मई से मुतल्लिक जो सवालात हैं जी, उसमें बहुत से सवालात अभी तक जवाब तलब हैं। बहुत से लोग जो वहाँ गए उनको सज़ा हुई, लेकिन सवाल ये है कि उनको किसने वहाँ भेजा,
किसने यह ऑर्गेनाइज किया कि एक दिन में, एक वक्त में, इतने बहुत से शहरों में, इतनी बहुत सी फौजी इंस्टॉलेशंस पे, जिसका आम आदमी को पता नहीं होता, वहां पे ये हजूम, ये ग्रुप्स, इनको भेजा जाए? अब ये कैसी इंस्टॉलेशंस हैं, इस तरह की इंस्टॉलेशंस हैं जहां पे पुलिसिंग नहीं होती। जब वहां कोई जाता है तो जो गार्ड होता है उसको गोली मारने की इजाजत होती है, हिदायत होती है, क्योंकि वो जगह इतनी सेंसिटिव होती है जी। ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जिसने भेजा, ये कैसे हो सकता है कि उसको मालूम नहीं है कि इतने बहुत से फौजी इंस्टॉलेशंस पर हजूम जा रहे हैं और गोली चलेगी? तो जिसने भेजा उसने क्या सोचा कि अगला कदम क्या होगा? जब इतनी बहुत सी जगहों पर गोली चलेगी, बहुत सी जिंदगियां जाएंगी, तो फिर अगला स्टेप क्या होगा? दो चीजें हो सकती हैं ना। एक चीजें तो ये हो सकती है कि बहुत से लोग, दर्जनों जगहों पर सैकड़ों लोग जान से जाएं और पूरा मुल्क खड़ा हो जाए और पूरे मुल्क में एक बगावत की फजा पैदा हो जाए और इनकलाब बर्पा हो जाए। या तो किसी ने यह प्लान किया, या किसी ने यह प्लान किया कि इसके नतीजे में फौज पर इतना दबाव आएगा कि फौज की जो चेन ऑफ कमांड है और उसकी इंटरनल कोहियन है वो बिखर जाएगी और फौज के अंदर कोई तब्दीली आएगी। ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माजरत, यहाँ आपसे एक बात जानना चाहूंगी। आप तो ये कह रहे हैं कि बाद में जो होगा उसके क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, मगर आप ही जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसे एक शख्स की तलाश है, यानी कि उस मास्टरमाइंड की तलाश है। मगर मुझे ये फरमाइएगा कि क्या जो कुछ हुआ उस वक्त चंद मिनट्स के अंदर मुल्क के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, कई जगहों पे, दर्जनों जगहों पर, क्या वो चंद मिनटों, चंद घंटों या चंद दिनों में तैयार हो सकता था? विदाउट स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन तैयार हो सकता था? क्या वो किसी एक शख्स के ऊपर फिक्स किया जा सकता है? मतलब ये हुआ कैसे, इसकी तलाश पहली है। आपको लगता है वो कहीं खुलकर सामने आएगा? यही वो चीज है जिसका हमें इंतजार है ना जी। देखिए, अभी तो जो लोग वहां गए थे वो तो जज्बाती लोग थे ना, जिनको इतनी अकल नहीं थी कि कहां जा रहे हैं। उनको पता होना चाहिए था, क्योंकि लाइल्मी जो है वो जवाज नहीं होती जुर्म का। तो वो तो एक तरह से फंस गए ना। शायद कुछ लोग ऐसे भी हो जिनको बहुत ज्यादा पता हो, लेकिन जिसने भेजा और जिसने ये ऑर्गेनाइज किया, जिसने ये पूरी चेन बनाई, आखिर ऊपर से नीचे तक इंफॉर्मेशन ने कैस्केड किया ना। जो आकाम थे ऊपर से नीचे तक चले ना, ये जगह हैं, ये लोग हैं जो इनको लेकर जाएंगे, और शायद कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल थी। ये वो चीज है जो इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ये बात हमारे पास नहीं है। इमरान खान उस दिन जेल के अंदर थे, फैज हमीद उस वक्त फौज से बाहर थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ऐसी हिदायत पहले भी दी जा सकती हैं और ऐसी हिदायत एक SOP के तौर पर भी दी जा सकती हैं कि जब ऐसा होगा, मैं गिरफ्तार होऊंगा तो तुमने ऐसे करना है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। तो क्या ऐसा हुआ है? अब उसका जो सबसे पहला बड़ा इशारा हमें मिल रहा है वो प्रेस रिलीज की उस आखिरी लाइन में मिल रहा है, जिसकी आपने बात की कि सियासी मुजरिम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत के जरिए दानिस्ता तौर पर इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेकाम, ठीक, जिसको कहा जा रहा है कि अलहदा तरीके से निपटा जाएगा। बिल्कुल सही। तो इसमें हमें वो इल्जाम फ्रेम होता नजर आ रहा है। और ये इल्जाम एक दिन में तो फ्रेम नहीं हुआ, इतने अरसे में। इसका मतलब है बहुत सारी तफ्तीश, बहुत सारी तहकीक हो चुकी है। अब ये आगे कैसे जाता है? जब अदालती कार्रवाई शुरू होगी तो हमें मालूम होगा कि क्या ये फौजी अदालत में जाता है, क्या ये सिविलियन अदालत में जाता है, किन गवाहों को लाया जाता है, फिर फैज हमीद साहब का अपना क्या रिएक्शन होगा वो हमें मालूम नहीं। वो एक बड़े सीनियर ऑफिसर रहे हैं, जाहिर ऐसा नहीं है कि कोई उन पर दबाव डालेगा और फौरी तौर पे वो वादा माफ गवाह बन जाएंगे। उनका वो लेवल नहीं है। जाहिर बात है इस लेवल के शख्स के लिए सबूत और शवाहिद भी इकट्ठे किए होंगे। शहजाद साहब, 9 मई का जो वाकया है वो पूरे मुल्क, रियासत, सियासत और अस्करी क़यादत के लिए खास तौर पर इंतहाई हसास मामला और बड़ा फूक फूक के हर चीज को ले जाया जा रहा है और देखा जा रहा है। क्या मुबैना मास्टरमाइंड फैज हमीद को सुल्तानी गवाह बनने पर छोड़ दिया जाएगा और सारा मामला एक सियासतदान पर डाला जाएगा? मुबैना मास्टरमाइंड से हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं। मुबैना मास्टरमाइंड यानी हम सोच रहे हैं कि शायद ये मास्टरमाइंड है और उसके बाद उसको कनेक्ट कर रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं, 9 मई हुआ और 9 मई जिस अंदाज में हुआ, ये प्लान एग्जिस्ट करता था। ये प्लान उस वक्त भी नहीं हो सकता कि पिछले 1-2 दिन के अंदर बन गया। यानी जब इमरान खान साहब को उन्होंने पकड़ लिया तो उसके बाद 2 दिन के अंदर प्लान किसी ने बनाया, चाहे वो फैज हमीदी क्यों ना हो, और उसके बाद उसको चलवा दिया। तो ये प्लान किसी न किसी शक्ल में तो एग्जिस्ट करता था, जहां पर कि इतनी जगहों पे इतने लोग निकल आए कि उन्होंने
बिल्कुल जाके एक ही वक्त में जाके उनके ऊपर अटैक किया, या एक ही दिन में, या एक जो तय हुआ था उसके मुताबिक। दूसरी बात, आमतौर पे कहा जाती है कि वो जगह जिनका पता नहीं होता, और फैज हमीद ने बताया होगा, ये जगह सबको पता होती हैं, खुली जगह है। हमारे जीएचक्यू का भी पता है, बेसिस का भी पता है जहाँ जहाँ पे हमले होते हैं, और ये भी पता है कि कहाँ कहाँ पे मुजस्मे जहाँ लगाए हैं, चाहे वो कर्नल शेर खान। तो इसलिए ये कोई ऐसी छुपी ढकी बातें नहीं है जिसके लिए इनसाइड इंफॉर्मेशन चाहिए थी। अच्छा, जिस किस्म के हमले किए गए तो उसके ऊपर भी ये तय करना चाहिए, और ये जरूर तय हुआ होगा कि क्या ये सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा होगा, जैसे कि जीएचक्यू गेट के ऊपर, या फॉर एग्जांपल जो डमी जहाज लगाए जाते हैं बेसिस के बाहर, चाहे वो मियांवाली में था चाहे वो सरगोदा में था, उन डमी लकड़ी के जहाजों को जलाने से क्या कोई वो सरकारी इमलाक की उस जिद में आएंगे, या ये कि कोई बगावत की कोशिश की गई, अदम इस्तेहकाम और इंतशार ऐसा फैलाया जाए कि बगावत फौज के अंदर खुदा न खास्ता हो जाए। तो अगर तो फैज हमीद अपने 35-36 साल की सर्विस के बाद इस नतीजे पे पहुंचा था कि वो अपने 10-12 साथियों 20-25 के साथ एक बगावत जनरेट कर सकता था, फिर तो बहुत ही बेवकूफ जर्नल था। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उसको इतना इतना बेवकूफ था वो। जहां बैठा था, जिस तरीके से जानता है, वो फौज को जानता है, और हम भी बैठे इतने सालों से अपनी अपनी नौकरियां करके जानते हैं, ऐसे नहीं होता। ना ही आसिम मुनीर साहब अपनी जगह छोड़ने वाले थे क्योंकि जीएचक्यू पे गेट के ऊपर या किसी एक दो बेसिस पे या फैसलाबाद में कहीं हमला हो गया था, या कोर कमांडर के घर पे हमला हो गया था, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए कहने का मतलब ये हुआ कि मोटिव को आइडेंटिफाई करना, प्लान तो था, लेकिन मोटिव को आइडेंटिफाई करना, फिर एक कोल्यूजन को आइडेंटिफाई करना, ये बहुत लाजमी अमर है। और फिर उसके बाद एक एलिबाई भी है इमरान खान के पास, जैसा जिक्र किया इन्होंने अपना जैगम साहब ने। लेकिन क्या इमरान खान को कनेक्ट किया जा सकता है कि एक ऐसा प्लान है ऑलरेडी पहले से मौजूद था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम लोग ऐसे करना। जो हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। और फिर आप ऐसे सिंबल्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं जो कि पाकिस्तानी अफवाज से मुतल्लिक है। पाकिस्तानी अफवाज के साथ आपका गुस्सा नहीं हो सकता, लेकिन एक या दो अशखास के साथ या किसी उनकी ऐसे फैसले के साथ जिसको आपको कबूल नहीं है, आप पूरी पाकिस्तानी अफवाज पे हमला नहीं कर सकते। ये यकीनन एक यूनिक एक्शन था, यूनिक एक ऐसा इवेंट था जिसके ऊपर जाहिर है कि एक बहुत गहरी नजर डालनी चाहिए कि ये क्यों ऐसे हुआ। और कुछ ऐसे अनासर मिल जाते हैं जो कि किसी के लिए किसी के वक्त भी बगैर सोचे समझे जाने बूझे, जिस किस्म का कल्ट या जिस किस्म की फॉलोइंग एग्जिस्ट करती है। कतई कलामी की माजरत शहजाद साहब, अगर सिर्फ वाकयात को ही रखा जाए, नवंबर के लॉन्ग मार्च और धरने, मार्च अप्रैल में लाहौर में जमान पार्क पे नहर पर जिस तरह से जो उस वक्त यहाँ पुलिस और जिस तरह की सिक्योरिटी के मामला हो रहे थे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को उसी तरफ नहीं ले जाया जा रहा था जिसे हम, ये मैं अंदाजे ही लगा रही हूँ कि प्लान एक सूरत हाल पर पहुंचाया जाए। आयशा, में समझ लेते हैं कि इमरान खान का प्लान ये था कि वो पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ एक जंग छेड़ेगा। अगर वो ऐसा समझता है तो फिर तो वाकई उसको मेरे ख्याल में एक आम जिंदगी के अंदर भी उसको कोई ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो शायद मतलब मुश्किल से सांस ही ले सके। शहजाद साहब, मैं तो कहूंगी कि कोई भी कतई कलामी की माजरत सर कि कोई सियासतदान तो ऐसा नहीं सोच सकता, बल्कि कोई आम शहरी भी, कि क्या वो इस हद पे जा सकता है कि उन जगहों से गुजरते हुए भी एहतियात बरती जाती है। किसी का ये कॉन्फिडेंस या एतमाद नहीं होता है, तो घर का भेदी वो कॉन्फिडेंस दे सकता है कि रिएक्शन किस हद का हो सकता है, कहां पर कितना हो सकता है और क्या तैयारी है। नहीं, ये जो रिएक्शन की बात करते हैं ना, रिएक्शन पाकिस्तानी अफवाज है ना, पाकिस्तानी अफवाज अपने लोगों पे गोली नहीं चलाते। ये नहीं कि उसने गार्ड्स के साथ कोल्यूजन की हुई थी, सबको कहा हुआ था लोग आएंगे गोली ना चलाना, ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी अफवाज अपने लोगों पे गोली चलाते हो बहुत घबराते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। बेशक ऐसी जगह हैं जहां पर कि उनको इस किस्म के एक्शन का जायज थे, अगर वो लिए जाते, अगर उन पे जीएचक्यू पे हमला हो रहा। जीएचक्यू की बात करते हैं आप, गेट की बात करते हैं। बदकिस्मती से टेररिस्ट जो थे वो तो जीएचक्यू के इंटरनल गेट्स के ऊपर भी पहुंच गए थे। तो इसलिए ये इस किस्म की चीजों के ऊपर पाकिस्तानी अफवाज को इसीलिए दिमाग दिया जाता है, सोच के साथ फैसला करते हैं कि आया ये ऐसा मौका है। गोलियां तो दुश्मन पर चलाने के लिए होती है ना। मेरा मतलब है अगर आपकी सोच से देखा जाए तो इमरान खान ने फैसला कर लिया था कि मैंने जंग करनी है पाकिस्तानी अफवाज के साथ। अगर ऐसा, मैं नहीं समझता ऐसा कर सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि कर ली थी। मेरा तो आपसे सवाल ये है कि क्या अभी उस मास्टरमाइंड की तलाश है जो एक बड़े सियासतदान को क्या फिर लेके चल रही थी, या फिर एक मुबैना तौर पर जिसे कहा जा रहा है हुकूमत के अंदर बैठे लोग या सेनेटर्स कह रहे हैं कि एक सुल्तानी गवाह बनने को तैयार है, उस शख्स का सुल्तानी गवाह बनना उसको बचा देगा और मलबा इस सियासतदान पे डाल देगा?
मैं हुकूमती लोगों के ऊपर कोई कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक सियासी उनकी आपस में वो है रिश्ता है, यानी एक कम से कम कंपेटिटिवनेस है, ठीक हो गया। कम से कम मुखासमत है। वो कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सियासी सियासत। मुखालिफ को जेर करने का, और एक ऐसा सियासी मुखालिफ ठीक जिससे वो खाइफ है, दुरुस्त। जिसके थ्रू उनको समझता है कि उनको चोट भी पहुंची हुई है। तो हमारे यहाँ तो दुश्मनी बन चुकी हुई है ये चीज। लेकिन ठीक मुझे है। ज्यादा फिक्र अपने अपनी अपनी पाक अफवाज और उनके उससे है कि अगर तो ठीक। किसी ने ये कोशिश की कि पाक अफवाज में भी कोई समझता है कि वो तफरीक पैदा कर लेगा, बगावत ले मुमकिन आएगा, ही नहीं है। फैज हमीद वो नहीं हो, फैज हमीद ऐसा नहीं सोच सकता। ये मैं आपको बता सकता दुरुस्त हो गया। हूं, फैज दुरुस्त। हमीद ऐसा नहीं सोच सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक। यानी कम से कम 7 लाख की फौज के अंदर कितने लोग, 20 लोग होंगे, 25 होंगे, 50 होंगे उसके साथ? 50 लोग एक बगावत कर सकते हैं? यानी यार 1974 में याद रखें, 1974 में एक्चुअल जनरल बगावत हुई थी, एक्चुअल जेन्युइन बगावत हुई थी भुट्टो के खिलाफ, और बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाई थी। दुरुस्त हो गया। तो इसलिए ये सोच लेना चाहिए कि ये बिल्कुल खाम ख्याली है किसी की। ठीक। अलबत्ता अटैक जो किया गया, इसके पीछे जो नीयत है, इसके पीछे जो प्लान है, इसके पीछे दुरुस्त जो हो गया शहजाद प्लानर है, उसको जरूर पकड़ना चाहिए। ठीक हो गया। हसन निसार साहब, आपके ख्याल में क्या वाकई मुमकिन नहीं है ऐसा किसी का वादा मुआफ गवाह बनना, और किसी किस्म की कोई मुश्किलात, ये जो 9 मई के मामले को लेकर बहुत सी गुफ्तगू हो रही है, वो नहीं खड़ी होने वाली है? पहली बात तो ये है कि शहजाद साहब ने जो बात की है फैज़ हमीद साहब के हवाले से कि वो नहीं हो सकता, तो उनकी लॉजिक बहुत मजबूत है, तगड़ी है। बंदे को तो अपने बचपन जहाँ गुजरा हो वो नहीं भूलता। ये मेरा नहीं ख्याल, बहुत मजबूत बात है इनकी। अच्छा, अब बाकी क्या बचता है? बाकी बचता है इमरान खान। तो मैं जितना तो थोड़ा बहुत जानता हूँ, और मेरे जैसे आदमी के लिए थोड़ा बहुत जानना भी काफ़ी जानना होता है। इमरान इज़ नॉट एट ऑल केपेबल ऑफ दिस काइंड ऑफ, वो सीधा साधा एक लाठमार सा आदमी है। ये जो जलेबियाँ तलना और ये इस तरह, ये उसके बस की बात नहीं। अब चलते हैं आगे। सवाल आपका बेसिकली है वादा माफ गवाह, सुल्तानी गवाह। तो ये वो फलां है, टमकां है, वो नहीं है। सियासत के आपने सुना होगा, सियासत के सीने में दिल नहीं होता, जिसमें मैंने इजाफा किया है कि पाकिस्तानी सियासत की खोपड़ी में दिमाग भी नहीं होता, रूह में ज़मीर भी नहीं होता। अच्छा, और एक बात दूसरी आप याद रखें कि सियासत होने के लिए बाकायदा सियासतदान होना ज़रूरी नहीं है। आपके अपने प्रोफेशन में, मुझे नहीं पता है बाकी मेरे दोस्तों को कितने कितने साल हो गए इस खेल में, मुझे तो 45 साल हो गए। आपके अपने प्रोफेशन में जो सियासत चलती है, तो ख़ास तौर पे प्रिंट मीडिया, मेरी तो ज़िंदगी उसके साथ गुजरी है। ये देखो, पाकिस्तान में सर्वाइवर्स और क्लाइंबर्स का हुनर होता है। सही। बाकायदा सियासतदान होना जरूरी नहीं। आपकी ब्यूरोक्रेसी क्या है? अच्छी पोस्टिंग किसको मिलती है? प्रमोशन किसको मिलती है? ग्लोरीफाई किसको किया जाता है? चमचे कड़चे दरबारी। अच्छा, हमारा इज्तमाई मिजाज ही ऐसा है। 2 शेर सुन लो, आखिर पर रिलैक्स कर लो, अगर समझ आ जाए। देखा जो खा के तीर कमी गाह की तरफ, अपने ही, हाँ, कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। शेर किसका है? जिसने कौमी तराना दिया था, हफीज जलाल। दूसरा सुनो, हमें भी आ पड़ा है दोस्तों से काम कुछ, यानी हमारे दोस्तों के बेवफा होने का वक्त आया। वाह क्या बात। जरूरत से ज्यादा एम्बिशियस लोग जो हैं वो सर्वाइवर्स और क्लाइंबर्स होते हैं। ठीक हो गया, दुरुस्त। मैं आपके सवालों का वो तकनीकी टुकन की मेरे से नहीं, आपने शेर व शायरी में हालात बयान कर दिए। रज़ा रूमी साहब, क्या फैज़ हमीद की गवाही तारीख में एक मोड़ के तौर पर लिखी जाएगी या एक और मुतनाज़े बाब बनकर रह जाएगी? देखिए, कोई भी ऐसा फैसला जो किया जाता है इस हाई लेवल के मुकदमात का, उसमें तनाज़ात तो जन्म लेते हैं, और यकीनन ये फैसला भी बहुत सी लोगों के लिए मुतनाज़ होगा। लेकिन इस वक्त ये जो फैसला किया गया है, इसकी नज़ीर भी कम ही मिलती है।
इस लेवल की अफसर को इतनी सख्त सजा देना और बाकायदा 14-15 महीने ट्रायल करना और फिर मजीद मुकदमात का इंदिया देना भी इस चीज़ की निशानदही करता है कि इदारे में जो एक तरतीब और सफाई का अमल शुरू किया गया था वो अभी जारी है। और ये बात कहना कि जनरल फैज जो है वो वादा माफ गवाह बन सकते हैं या नहीं बन सकते, ये कबलस वक्त है। ये फैसला जो किया गया है इसकी बहुत क्लियर एक मैसेज है और वो मैसेज इमरान खान साहब के लिए है, क्योंकि जो अगला स्टेप होगा इस मुकदमे के हवाले से वो फिर इमरान खान तक ही बात पहुंचेगी। ये तो अब इसके कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और जो है इसका फैसला भी आने वाले हफ्तों महीनों में किया जाएगा और हम देख भी लेंगे कि किस नहज पर ये मामला पहुंचते हैं। सही। फिलहाल तो इसके ऊपर प्रेडिक्शन करना मुश्किल है आयशा, लेकिन मैं आपको ये बात जरूर कह दूं कि देखिए, जब इमरान खान साहब ने जनरल फैज की वो DGISI थे और वो उनको हटा नहीं रहे थे, जनरल साहब चाहते थे कि इनको हटाकर कोर में भेजा जाए ताकि इनका भी कोर कमांडर का एक्सपीरियंस जरूरी होता है आर्मी चीफ बनने के लिए। और उस वक्त इमरान खान साहब ने बहुत टाल बटोल से काम किया था, बल्कि इंटरव्यू करना शुरू हो गए थे। ये सब अभी हालिया तारीख की बातें हैं। और फिर उन्होंने कहा कि 3 नाम होंगे, 5 नाम होंगे, जो भी लिस्ट बनेगी। और वहां से ही कहा जाता है कि दरार आ गई थी जनरल बाजवा और इमरान खान वज़ीर आज़म थे उस वक्त, और उसका मरकजी किरदार फैज साहब थे। बाद में इमरान खान रिकॉर्ड पर है, उन्होंने कहा था कि जी मैं तो उनको मार्च तक कंटिन्यू करवाना चाहता हूं क्योंकि उनकी जरूरत है अफगानिस्तान के हवाले से। दर हकीकत उनकी जरूरत थी तरीके अदम एतमाद को नाकाम करने के लिए। ठीक। जनरल फैज बिल्कुल खुलकर एक सियासी शख्सियत के साथ जो है वो उन्होंने अपना इल्हाक कर लिया था। और ये सही है गलत है, इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा हो सकती है। मैं मुख्तसरन आपसे पूछूं, जनरल फैज हमीद ने वो सब कुछ किया जो कि उनके दायरे इख्तियार से बाहर था, कहा अनकहा अब तो सब कुछ कहीं ना कहीं ब्लैक एंड व्हाइट में है। जहां वो आज खड़े हैं, आपको ये लगता है कि वो वादा मुआफ गवाह बनेंगे या नहीं? योर ओपिनियन। देखिए, बिल्कुल बन सकते हैं। तारीख में हुआ है पाकिस्तान में, भुट्टो साहब के मुकदमे में कई लोग, उनके करीबी लोग जो थे वो बन गए थे वादा माफ गवाह। लेकिन ये अभी देखने की बात है, अभी तो फिलहाल सिर्फ कराया जा रहा है। दुरुस्त। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक बार फिर नारे लगा रहे हैं, इस बार डी चौक जाएंगे तो आज़ादी या कफन में वापस आएंगे। चाक क्या रहे हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि सियासी फ़ज़ा में किसी हद तक एहतियात और तहम्मुल इख्तियार किया जाएगा, मगर कोहाट जलसे में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की तकारीर ने एक बार फिर इश्तियाल अंगेज सियासत का मुजाहरा किया है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से कहना कि इस बार डी चौक जाएंगे तो आज़ादी या कफन में वापस आएंगे, एक ऐसा जुमला है जो न सिर्फ कशीदगी को बढ़ाता है बल्कि रियासती इदारों और कानून नाफिज करने वाले निज़ाम के लिए भी संगीन सवालात खड़े करता है। क्या ऐसे हसास वक्त में इस नौयत की गुफ्तगू की वाकई ज़रूरत थी, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब इमरान खान की अपनी सख्त और नामुनासिब ज़बान पहले ही कानूनी और सियासी पेचीदगियाँ पैदा कर चुकी है? पार्टी क़यादत की जानिब से इसी लहजे को दोहराना क्या मुश्किलात में इजाफे का सबब नहीं बन रहा? वज़ीर आला का ये कहना कि हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया है, ऐसे इल्ज़ामात हैं जो सियासी हल के दरवाजे मज़ीद बंद कर देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा जैसे हसास सूबे के सरबराह की जानिब से मुज़ाहिमती ज़बान का इस्तेमाल करना न सिर्फ सूबाई हुकूमत के लिए ख़तरात पैदा करता है बल्कि खुद पार्टी के सियासी मुस्तक़बिल को भी महदूद कर सकता है। अगर एहतजाज, तसादुम और धमकी आमेज़ बयानियाँ ही वाहिद रास्ता समझा जाएगा तो मुज़ाकरात, कानूनी जद्दोजहद और सियासी मुफाहमत के ऑप्शंस कहाँ बाकी रहेंगे? ये भी काबिल गौर है कि वज़ीर आला ने एहतजाज या मुज़ाकरात की जिम्मेदारी दीगर सियासी शख्सियात को दिए जाने का जिक्र तो किया, मगर अपनी तकरीर में जो लहजा इख्तियार किया वो खुद उसी हिकमत अमली से मुतसादिम दिखाई देता है। एक तरफ बात मुज़ाकरात की, दूसरी तरफ कफन और तसादुम की ज़बान। आखिरकार सवाल यह है कि क्या इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ सियासत PTI को किसी मंजिल तक ले जाएगी या उसे मज़ीद तन्हाई, कानूनी दबाव और सियासी बंदगली की जानिब धकेल देगी? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फैज हमीद की सजा,
हसास हालात में पीटीआई रहनुमाओं के इश्तियाल अंगेज बयानात क्या पार्टी के कानूनी और सियासी मौक़िफ़ को कमज़ोर कर रहे हैं? शहजाद चौधरी साहब। आयशा, मंजिल क्या है? मुझे समझ नहीं आती कि जब हम मंजिल की बात करते हैं, मंजिल पे ले जाएगी, तो क्या मंजिल है जिस पे हम जाना चाहते हैं या ये पीटीआई जाना चाहते हैं? सर, सियासतदान की मंजिल तो सियासी मैदान, पार्लियामेंट, सियासी फैसले, ये सभी होना चाहिए। तो इसलिए पहले सवाल में जैसा हमने डिस्कस किया, हमने कहा कि किसी भी सियासी पार्टी का एक ऐसा रवैया जो कि उसको टकराए रियासती इदारों के साथ, वो बिल्कुल गैर मुनासिब और नामुनासिब है। ये जो जुबान इस्तेमाल की और जो जुबान के थ्रू आप हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम अपना कोई एक उसमें से निकालते हैं, अखज़ करते हैं चीज़, वो ये है कि ये जुबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं फिर से अपने यानी कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ। अगर वो ये जुबान ये वाली इस्तेमाल जो कि हम रिपोर्ट आप बता रही हैं और बिल्कुल सही बता रही होंगी, इसका तो ये मतलब है, इसका मतलब है कि वो अपनी उस रविश से नहीं हट रहे जो कि उन्होंने गालिबन अब तक जो अपनाई हुई थी, जिसकी बुनियाद पे उनके लीडर अंदर हैं। दूसरी बात आ जाती है सियासी रवैयों की और सियासी रस्तों की। वो भी हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह है कि सियासी रवैये और सियासी रस्ते सियासी लोगों के साथ ही किए जा सकते हैं। आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर तो सियासी रवैया कोई नहीं बना सकते। इस्टेब्लिशमेंट एक सियासी एंटिटी नहीं है, तो इसलिए मिसमैच है। हम ये कह सकते हैं कि क्या इमरान खान या पीटीआई, इमरान खान तो अंदर है, पीटीआई की जो सियासत है वो इस वक्त डिफाइंस की सियासत है जो कि पाकिस्तानी और रियासी इदारों को टकराव की तरफ लेके जाना चाहती है। सही। तो जैसा मैंने पहले कहा कि ये तो एक फेलिंग प्रोपोजिशन है, ये तो आप करना चाहिए नहीं, ना कर सकते हैं, ना आपके अंदर इतनी सख्त है कि पाकिस्तान, और ना ही आप पाकिस्तान को बहैसियत एक मुल्क उस लेवल पे इतना वल्नरेबल कर सकते हैं जहां पर कि वो बिल्कुल एक ऐसी मखदूश हालत में पहुंच जाए जहां पर इस किस्म के टकराव की वो ना उसको बर्दाश्त ना कर सके। मेरा नहीं ख्याल कि कोई पाकिस्तानी इस तरीके से सोच सकता है, ना ही उसको सोचना चाहिए। अगर ये एक दूसरे को डराने की बात है कि कोई उधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और डराता है और यहां तकरीरें होती हैं और वो उससे टकराता है, तो एक बेवकूफ़ी का अमल है। इस बेवकूफ़ी के अमल को रुक जाना चाहिए, क्योंकि असल में उनका काम तो कुछ और है जिसके लिए उनको इलेक्ट किया गया था, और वो इलेक्शन के बाद उनको काम अपना करना चाहिए सूबे के अंदर, बाकी सियासी फील्ड के अंदर, सियासी दायरे में रहते हुए सियासी दायरे में काम करें। देखिए, इमरान खान के मामला जो है वो जिंदगी में एक ही मकसद नहीं रह गया कि इमरान खान को जेल से निकालना है। भैया, आपने वो 4.5 करोड़ लोगों का भी कुछ करना है ना, जिनकी आपको जिम्मेदारी दी गई, उनकी तरफ फोकस करें। बाकी तो साथ साथ मामला अदालतों में चलते रहेंगे साथ साथ। अगर जंग करनी है पाकिस्तानी कौम के साथ, खुदा न खास्ता, तो फिर तो यार यू आर अ लूजर, डोंट डू इट। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, जैसे शहजाद साहब ने बात की, इमरान खान तो जेल में है, मगर इमरान खान की सख्त जबान, चले वो जेल में हैं, उसी वजह से हालात से शायद आगाह ना हो या इस वक्त की ग्राउंड रियलिटी या हिद्दत से ना आगाह हो, मगर पार्टी क़यादत की जानिब से उसी लहजे को दोहराना क्या मुश्किलात में इजाफा नहीं कर रहा, रीड नहीं कर रहे, इंटेंशनली कर रहे हैं ये सब कुछ? देखिए, ऐसी बात तो नहीं है कि वो रीड नहीं कर रहे, और ऐसी बात भी नहीं है कि उनको मालूम नहीं है। सर, फिर कैसी बात है, कर क्या रहे हैं? ये बात ये है कि ये एक सोचा समझा एक हथियार है जिसको कि इस्तेमाल किया जा रहा है मुस्तकिल, और उनका ये ख्याल है कि इस तरह की जबान से वो ना सिर्फ ये कि प्रेशर में लाएंगे, क्योंकि देखिए ना, सिर्फ उनकी इन लीडर्स की जबान का मसला नहीं होता, फिर उसके पीछे एक पूरा और उसके इर्द गिर्द एक पूरा बयानिया बनता है सोशल मीडिया पे। लातादाद अकाउंट्स जो हैं लातादाद यूट्यूबर्स और ट्विटर पर और फेसबुक के ऊपर एक पूरा ही मुहिम स्टार्ट होती है, जिसमें कि ना सिर्फ इदारे बल्कि इदारे के जो चीफ हैं उनको निशाना बनाया जाता है, और एक वो तरीका किया जाता है जो कि वो दीगर लोगों के साथ आजमा चुके हैं, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो दूसरी पार्टीज के सियासतदान हो, चाहे उनकी अपनी पार्टी के अंदर वो लोग हों जो कि फ़र्क बात करते हैं जारहाना तरीके से। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक है जो इस्तेमाल किया जा रहा है, और यकीनन इस गेम में वो आगे हैं, और मौजूदा हुकूमत से भी और इस्टेब्लिशमेंट से भी। और यही वजह है कि आपने देखा DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो एक तरह से, मैं तो उसको उनकी कामयाबी समझता हूँ खान साहब की और उनकी पार्टी की, कि उन्होंने इस मकाम पर ले आए वो कि खुद इदारे को जवाब देना पड़ा और सख्त जबान इस्तेमाल करनी पड़ी। लेकिन क्या इससे उनकी मंजिल, जो आप पूछी थी, अगर उनकी मंजिल इक़्तिदार का हुसूल है तो कतन वो नहीं पा सकेंगे। क्या उनकी मंजिल है कि वो फिल फौर या फौरन
या शॉर्ट टर्म में जेल से बाहर आ जाए वो नहीं आएंगे, ठीक। क्योंकि इससे मामलात मजीद गड़बड़ होते हैं। और जो दो कुव्वतें हैं, एक के पास सोशल मीडिया हो और वोट हो और दूसरे के हाथ में डंडा और रियासती ताकत हो, तो फिर आप खुद ही समझ लें कि कौन भारी है। तो ये बात भी समझ आ गई ना इस वक्त तक, अगर आ जाती तो क्या ही कहने थे। और आखिरी पॉइंट ये है कि अभी जो ये सियासी कमेटी में रद्दो बदल हुआ है, ये एक छोटा सा एक उम्मीद की किरण इससे जागी है, दुरुस्त हो गया। तो रजा रूमी साहब उम्मीद की किरण देख रहे हैं, वो मनसूबाबंद दबाव जो पीटीआई के लीडर्स डाल रहे हैं और हालात मजीद खराब कर रहे हैं, उसमें एक उम्मीद की किरण की बात कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हसन साहब और जैगम साहब की राय आपके सामने रखें। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। हसन निसार साहब, इस बयानिए से रियासती इदारों के साथ ताल्लुकात मजीद कशीदा होंगे। ऑलरेडी पॉलिटिकल स्पेस स्क्वीज्ड हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। उनके पास स्ट्रेटेजी क्या है? कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है अपनी सिचुएशन और हालात को बेहतरी की तरफ ले जाने की? आपके सवाल अमूमन बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन ये तो आपने बात का बतंगड़ और शिमला पहाड़ी को बुर्जुल खलीफा बना के पेश कर दिया। इसकी तो औकात ही कोई नहीं है। ये इस्तेमाल अंग्रेज फलाना टमकाना, हिस्ट्री क्या है आपकी? मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, 9 मई तक लेकिन चलेगा। मुसीबत ये है कि उस वक्त आप पालने में होंगी। सुने, मुस्तफा खर ने क्या कहा था, मैं भारतीय टैंकों पे बैठ के आऊंगा। उसके बाद वो फेडरल मिनिस्टर है। यार को बात करो। भुट्टो ने सरेआम जलसे में गाली दे दी। अब मैं ये भी रिपीट नहीं करना चाह रहा कौन सी गाली थी, मैं कर नहीं सकता, वरना मैं तो कर दूं। मैं तो ढीठ सा आदमी। सुनना चाहते हो तो अगर सेंसर नहीं करना तो मैं बता देता हूँ। अच्छा, नवाज शाहबाज बरादरान के मशहूर जुमले, अंतड़ियाँ निकाल सड़कों पे किसी टेंगे, ये कुछ भी नहीं है। देखो टॉप टू बॉटम इस मुल्क में अनपढ़ अनघड़ जज्बाती और हिजान ज़दा माशरों में टॉप टू बॉटम कानूनी और सियासी कुछ नहीं होता। कोई सियासी कदम बताओ मुझे, कोई कानून। ये अभी जिसने वो उस लड़के के साथ, क्या नाम है, डिकू या जो भी है, उसके साथ किया, उसके बाद वो डॉक्टर आदिल उमर के साथ किया, वो खुदा का खौफ करो। कानूनी सियासी, यहाँ सिर्फ जज्बातियत। सर मैंने पूछा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है? जरूरत नहीं है यार। मेरे पास इस मुल्क में किसी के पास है? सर ये तो भुट्टो के पास थी। बेवकूफ बनाना लोगों को, टू टेक देम फॉर अ राइड। ठीक हो If गया। that is your politics, उसने अच्छा बेच लिया। आप कह रहे हैं सब रोटी equals कपड़ा हैं। मकान बेच लिया। बेहतर हो गया। ठीक हो गया। They are the same। ठीक हो गया, समझ गए, एक जैसे सब। जैगम साहब ये फरमाइएगा कि ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वज़ीर आला केपी की, जो मुज़ाहिमती सियासत दिख रही है, क्या आपको लगता है, ऊपर जैसे रजा साहब ने कहा कि एक मनसूबाबंद किस्म के बयानात है दबाव डालने के लिए, तसादुम से हासिल क्या करेंगे या अब करना क्या चाह रहे हैं? एक तो ऐसा शायद आपको याद होगा या शायद भूल गया होगा कि 2014 के धरने में कफन भी लाए गए थे। बिल्कुल, कब्रें भी खोदी गई थी, याद है सर, कवर किया था उसको पूरा। कब्रें भी खोदी गई थी, आपको याद है? बिल्कुल याद। वो भी अभी चल रहा है और उसका तो उस वक्त तो फायदा हुआ था, अब लगता है नुकसान हो रहा है। देखिए, जो इस वक्त पीटीआई की सियासत है, उसकी अगर बुनियादी चीज़ कोई रही है तो वो इश्तिआल अंगेज़ी है। और इस इश्तिआल अंगेज़ी के दो सिरे हैं, दो डायरेक्शंस हैं। एक डायरेक्शन है अवाम में इश्तिआल अंगेज़ी कह लें, जज्बात कह लें, नाराज़गी कह लें हुकूमत के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़। ये वाली साइड तो बड़ी ज़बरदस्त कामयाब रही है। इसलिए कामयाब रही है कि पीटीआई ने जब से वो मरकज़ी हुकूमत से निकली है, ना सिर्फ मकबूलियत बरकरार रखी है बल्कि शायद बढ़ाई है। और एक दूसरी साइड है, वो है कि इसी के साथ, इसी की वजह से पीटीआई ने मुखालिफ सियासी जमातों को, हुकूमत को और रियासती इदारों को वो इश्तिआल अंगेज़ी दिलाई है जिसकी वजह से उन सबको अपने ख़िलाफ़ इकट्ठा कर दिया है और अपने लिए मुश्किल बना दी है। अगर आप देखें जिन वाक़यात की हम बात कर रहे हैं तो उनका अंत भी इश्तिआल अंगेज़ी के सिवा तो कुछ नहीं है। सही। 9 मई से क्या निकला सिवाय इश्तिआल अंगेज़ी के, इस दोनों तरफ वाली इश्तिआल अंगेज़ी के? 26 नवंबर से क्या निकला? कुछ भी नहीं सिवाय इश्तिआल अंगेज़ी के। तो ये इश्तिआल अंगेज़ी एक साइड पर बड़ी कामयाब स्ट्रेटजी है क्योंकि हम एज ऑफ एंगर में रह रहे हैं। नौजवान मायूस भी हैं और गुस्से में भी हैं और जो उनके गुस्से को डायरेक्शन देता है उसके पास उनका दिल आ जाता है।
ठीक हो लेकिन दूसरी तरफ से हकायक भी तो मौजूद है ना। आप तमाम मुखालिफों को मुश्तिल करके इकट्ठा कर दें तो मुश्किल होगी। अब इस वक्त ये है कि इस आग को जो अभी अभी भड़कने लगी है इन ट्वीटों वगैरह की वजह से, बैरिस्टर गौहर जैसे लोग उसको बुझाने की कोशिश कर रहे दुरुस्त हो गया हैं ताकि मामला आगे की तरफ बढ़े। लेकिन सुहेल आफरीदी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं जिसकी वजह से उनको लगाया गया था। बस देखना यह है कि पीर सेन आवाज उस तरह सुनी नहीं जा रही। ज़ैगम साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।